हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन कॉमर्स पॉइंट चैनल। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कल हमने किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि जो हमारी जितनी भी आइटम्स होती हैं वो या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, या फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होगी? जो इनकम कमाई सेल के थ्रू, या कोई और इनकम है तो वो भी डेफिनेटली लिखेंगे हम। परचेज पे जो खर्चा किया, और अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर हम डिस्कस करने वाले हैं। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट जितने भी हमने खर्चा किया है या सेल की है फिक्स एसेट पे, वो सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ से पैसा आया वो या तो कैपिटल मालिक द्वारा प्रोवाइड की गई शेयर कैपिटल, और या फिर डेट हम लेंगे, डिवेंचर हो सकते हैं, बैंक से लोन हो सकते हैं, और कोई बोरोइंग हो सकती है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो कल हमने ये पढ़ा था कि टोटल एक्टिविटीज़ हैं वो तीन हो गई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तीनों के जब हम टोटल करेंगे पता चल जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इस साल ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में कितना आया है या कितना गया है कैश। उसमें अगर हम ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट का, तो वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो है कैश फ्लो का। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हम डिटेल्स लिखेंगे, और सेकंड कॉलम में हम टोटल लिख देंगे, टोटल कितना आया। ठीक, अब वो डिटेल क्या होगी, वो जहाँ क्या लिखा जाएगा, बहुत सारी डिटेल्स होंगी, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कल जो मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से जो बंटे होते हैं, तो कल मैंने जानबूझकर दो चीज़ें इसमें से छोड़ दी थी। वो कौन सी हैं? हो सकता है आपने नोट भी किया हो, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वो क्यों छोड़ दी दोनों चीज़ें? वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो दोनों चीज़ें जो हैं, करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट, ठीक, इन दोनों को हम कहाँ लिखने वाले हैं? इन दोनों को हम लिखने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक, क्योंकि अगर हम करंट लायबिलिटी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानते हैं, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम करंट एसेट को मानते हैं, तो वो एक तरह का सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है। वर्किंग कैपिटल होती ही इसलिए है कि हमें हर रोज़ का बिजनेस जो चलाना है, तो ये एक तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये और भी बेटर रिजल्ट आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो इन दोनों चीज़ों को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, जहाँ लिखा जाएगा ये चीज़ें। अब कैसे लिखेंगे उसकी डिटेल हम 5 मिनट बाद करने वाले हैं आगे चल के। अब हम बात करें कि ये न्यू मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये बनता कैसे है, पूरी डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो उसके लिए ये मैंने बुक से फॉर्मेट उठाया है, तो ये फॉर्मेट पूरे का पूरा आज हम डिस्कस करेंगे। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि अरे ये तो बहुत ही लेंथी है, देखो कितना लंबा फॉर्मेट है, तो कैसे याद करेंगे। तो बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि अगर आप याद करने के चक्कर में पड़ गए तो ये होगा नहीं। हमें याद करना ही नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। एक्चुअली बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ होंगी। एक ऑपरेटिंग है, दूसरी इन्वेस्टिंग है, और तीसरी फाइनेंसिंग है। तो ये मतलब जो भी आइटम होगी, या तो वो ऑपरेटिंग में आ जाएगी, या आ जाएगी इन्वेस्टिंग में, या फिर आ जाएगी फाइनेंसिंग में। हमने करना क्या है, हमने सिर्फ पहचान करनी है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आइटम है, कौन सी आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, कौन सी आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है। पहचान करके जो ऑपरेटिंग है ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, जो इन्वेस्टिंग है इन्वेस्टिंग में ऐड कर देंगे, और जो फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग में ऐड कर देंगे। मतलब अगर कैश आ रहा है तो ऐड कर देंगे, अगर कैश जा रहा है ऑपरेटिंग के कारण तो माइनस कर देंगे, इन्वेस्टिंग के कारण जा रहा है तो माइनस कर देंगे, फाइनेंसिंग के कारण जा रहा है तो उसको माइनस कर देंगे।
ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है। मैं डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि अगर आप ये सारा मेरे साथ साथ करेंगे चैप्टर, तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दूसरा मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आप 10+2 के बच्चे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं बीकॉम बीबीए के, और किसी कारणवश आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपने कोई भी कारण से किसी मजबूरी से +2 में अच्छी तरह से नहीं हो पाया आपसे ये चैप्टर, तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ आपको ये चैप्टर इस सीरीज़ में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और आपको किसी प्रकार के किसी प्राइवेट ट्यूशन की, प्राइवेट कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साथ साथ ये चैप्टर करते हैं। तो इसमें जो हमारा प्लान है वो क्या है कि मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, ठीक है। जो भी सोल्ड क्वेश्चन होते हैं बुक के अंदर वो मैं आपको करवाऊंगा, और आपने होमवर्क के तौर पे घर पे क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अनसोल्ड क्वेश्चन करने से, ठीक है। क्वेश्चनिंग आपने करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सोल्व करके देखने हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी करवाऊंगा। तो सपोज़ करो कि पहले दिन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इलस्ट्रेशन किए, तो आपका रूटीन ये होगा कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन करने हैं खुद अपने घर पे बैठ के, अनसोल्ड क्वेश्चन जो होते हैं। तो जी अगर आप साथ साथ करते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी ट्यूशन की, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, और आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर के लिए कि आप कहोगे कि जितने भी मार्क्स का एक क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया वो मार्क्स आपके 100% पक्के हैं, आपको वो मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, इसमें हमने रट्टा नहीं मारना 1% भी, हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेसिक पूरी नॉलेज के साथ समझना है। हर एक चीज़ का लॉजिक हम समझेंगे कि कोई चीज़ प्लस हो रही है तो क्यों हो रही है, माइनस हो रही है तो क्यों हो रही है। ये मैं आपको नहीं कहूँगा सीधे कि इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको प्लस क्यों करना है और इसको माइनस क्यों करना है। इस चीज़ को ऑपरेटिंग में क्यों लिखेंगे, इसको फाइनेंसिंग में क्यों लिखेंगे, या इसको इन्वेस्टिंग में क्यों लिखेंगे। मतलब हर एक चीज़ की क्यों का आंसर आपको जहाँ मिलने वाला है, आपको किसी भी प्रकार का रट्टाफिकेशन या क्रैम नहीं करवाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हेडिंग सबसे ऊपर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब पहली बात तो इसकी हेडिंग में ही कुछ बच्चों को ये ध्यान नहीं देते कि ये स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है, नॉट एन अकाउंट, ठीक। तो अकाउंट क्या होता है, जिसके डेबिट क्रेडिट 2 साइडें होती हैं, वो होता है अकाउंट। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट एक तरह की लिस्ट हो जाएगी कि आइटम्स देखो ये अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये एक तरह की लिस्ट बनी हुई है, ये एक स्टेटमेंट है जस्ट, ठीक है। ये अकाउंट नहीं है फर्स्ट, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, ये फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि पूरे साल के लिए है, ये एक पर्टिकुलर डेट के लिए या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं है। जैसे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल ख़त्म हो रहा है, जैसे 31 मार्च 2020। लेकिन जो बैलेंस शीट है हमारी उसके नीचे एज एट लिखा होता है, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2020। अब इन दो चीज़ों का मीनिंग का बहुत फ़र्क है। देखने में आपको ये फॉर और एट का कोई फ़र्क मेजर बेशक ना लगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों का मतलब है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पूरे साल के लिए है। ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ जाकर 31/3/20 को, यानी कि इस पूरे साल का जो डिटेल है प्रॉफिट एंड लॉस की, इनकम कहाँ से हुई, एक्सपेंसेस कहाँ हुए, वो एक तरह की वीडियो फिल्म की तरह है जी, ठीक।
लेकिन जो बैलेंस शीट है वो है सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च के दिन, उसमें पूरे साल का डिटेल नहीं है। 31 मार्च का मतलब जस्ट 31 मार्च है, उसमें ना ही तो हम 30 मार्च को काउंट करेंगे, ना ही हम 1 अप्रैल को काउंट करेंगे। इन दोनों चीज़ों की बैलेंस शीट ये नहीं है, बैलेंस शीट सिर्फ 31 मार्च की है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, ठीक। जिस तरह से ये एक तरह की फ़ोटो है। अब फ़ोटो है, फ़ोटो क्या होती है कि कोई दौड़ भी लगा रहा है ना, तो उसकी फ़ोटो खींचेंगे तो जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर फ़ोटो खींच ली वो उसी मूवमेंट को दिखाएगी। अगर उसका कदम एक हवा में है, एक नीचे रखा हुआ, तो वो एक हवा में एक नीचे रखा ही आएगा। तो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रही है। इसके बिल्कुल विपरीत जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक तरह की वीडियो फिल्म की तरह है कि जहाँ से खिलाड़ी भाग रहा है, ठीक है, और जहाँ पे जाके वो रुकेगा, इस पूरे टाइम के दौरान वो कितना तेज़ भागा, कब धीमे हुआ, कब उसने ज़्यादा स्पीड पकड़ी, ये सारी की सारी डिटेल, ठीक। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कब खर्चा हुआ, कब इनकम हुई, कितनी इनकम हुई, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, वो सारे का सारा एक साल की पूरी डिटेल है। तो ये पूरे साल का है, एक पर्टिकुलर पीरियड का है, और ये जो है ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक, सिर्फ एक दिन का है। तो जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें देखो शब्द फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि ये भी एक साल के लिए है पूरा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बिल्कुल नहीं है। एक मतलब 2 तारीख के बीच का जो पीरियड होगा उस पीरियड के लिए हम मेंटेन करेंगे। तो आइए उससे आगे पढ़ते हैं। पहले मैं इसको रफ कर दूं, क्लियर। तो ये चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और आपको अगर नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आगे चल के आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो हो सकता है आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए, और बाई चांस आपको अगर नहीं पता है तो ये फिर वहाँ आपके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट नोट करते जाएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक साल के लिए बनाया जाएगा, और दूसरा ये है बनेगा हमारा इनडायरेक्ट मेथड से। 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, जो हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। CBSE का जो न्यू गाइडलाइन आई है उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही सिलेबस के अंदर है, और मेनली इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ होता है। तो इस सीरीज़ में हम इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड हम नहीं पढ़ने वाले फ़िलहाल, क्लियर। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से हम सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। और ये जो इनडायरेक्ट मेथड है वो लिखा कहाँ हुआ है, वो लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड, ये रिवाइज्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये रिवाइज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड का नंबर याद रखना है आपने हर हाल में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखो हमने 3 तरह की एक्टिविटी में पूरी एक्टिविटीज़ को, बिजनेस एक्टिविटी को बांटेंगे। एक ऑपरेटिंग है, नीचे चल के देखेंगे दूसरा इन्वेस्टिंग आएगा, और तीसरा आएगा फाइनेंसिंग, क्लियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू कहाँ से होगा, ये पार्ट ये शुरू होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक, जिसको हम जनरली अर्निंग बिफोर टैक्स कह सकते हैं, ठीक। अर्निंग बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट कमाया वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये कहाँ से आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे, ठीक है, नोट के फॉर्म में। ये देखो नोट नंबर 1, जहाँ आके कैश फ्लो स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट नोट हमने बनाना है, और ये हर हाल में कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे ही बनेगा, इसको हम अंदर नहीं बना सकते। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि
शुरू कहाँ से होगा, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? तो जी हम लिख देंगे जो भी अमाउंट है वो हम जहाँ पर लिख देंगे XYZ जो भी अमाउंट है। उसके बाद आएंगी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट किस चीज़ की, दो तरह की खर्चों की हमने एडजस्टमेंट करनी है, एक है नॉन कैश और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग। देखो कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है CFS वो कैश बेस्ड है, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक्यूरल बेस्ड है। एक्यूरल बेस्ड यानी कि जो चीज़ अराइज हो गया, खर्चा या इनकम, उसकी पेमेंट करी या ना करी उसको हम नहीं ध्यान में रखेंगे। हम ध्यान में रखेंगे कि वो चीज़ हमारी ऑब्लिगेशन या इनकम हमने कमा ली है या नहीं, खर्चा हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है या नहीं बना है, वो चाहे पे किया है ना किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते हैं, ठीक है, क्यूडिक बेस्ड पे लिखते हैं, इसी आधार पे मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम जोड़ देते हैं ना। इसी तरह जो प्रीपेड एक्सपेंसेस उसको हम माइनस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि क्यूड बेस पे हम खाते बना रहे हैं। इस साल का खर्चा हर हाल में लिखा जाएगा, चाहे वो बकाया है, अगर एडवांस दिया है तो अगले साल लिखा जाएगा, इस साल के खर्चे से माइनस किया जाएगा। ये हमें एक्यूरल बेस्ड कॉन्सेप्ट बताता है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया ही इसलिए जाता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता पाएगा कि असल में कैश कितना है, क्योंकि ये कैश बेस पे बना ही नहीं तो कैश बताएगा कैसे। तो कैश बेस पे बना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब नाम से ही क्लियर है, जब कैश बेस पे बना है तो जो नॉन कैश आइटम है वो हम इसमें से बाहर निकाल देंगे, काट देंगे उसको, ठीक है, एक्सक्लूड करनी है नॉन कैश आइटम। तो ये क्या लिखा हुआ है, नॉन कैश पहले। दूसरा, जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसको भी हम काट देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कि इस प्रॉफिट के अंदर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने लिखा, अगर उसमें कोई नॉन कैश आइटम शामिल है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम शामिल है तो उसको हम बाहर निकालने वाले हैं, उसको एक्सक्लूड करने वाले। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी आइटम होंगी जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग होंगी। ठीक, फर्स्ट आइटम, फर्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन ध्यान से सोचिए, पॉज करके देखिए वीडियो को, सोच के आंसर दीजिए कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। तो जो डेप्रिसिएशन है, कई बच्चे इसको नॉन ऑपरेटिंग मान लेते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन डेफिनेटली एक ऑपरेटिंग खर्चा है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशंस चलाने के लिए डेप्रिसिएशन मशीन तो घसेगी ना, तो ही तो काम करेगी। तो ये ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग तो नहीं है जी, ठीक। लेकिन दूसरी चीज़ देखनी है कि ये कैश है या नॉन कैश है, तो डेफिनेटली ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन। क्योंकि जब डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं तो क्या हम पेमेंट थोड़ी करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए कि ये 10,000 की मशीन घिस गई, ये 10,000 आप ले जाओ, ऐसे नहीं होता। तो नॉन कैश आइटम है, मतलब हम मान लेते हैं कि इतना डेप्रिसिएट मशीन हो गई, मशीन की वैल्यू कम हो गई, लेकिन हमारी जेब से कैश तो नहीं गया ना। कैश तो उस टाइम गया था जब हमने मशीन खरीदी थी, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले। आज कोई कैश नहीं जा रहा डेप्रिसिएशन के कारण। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकालने का मतलब जहाँ पर ये ना समझ लेना कि हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे, इसको उल्टा हम प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा नेट प्रॉफिट निकाला हमने बिफोर टैक्स वाला, सपोज करो वो 1 लाख रुपए है, और अगर उसमें 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन के लिखे हुए हैं, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट में से पहले हमने क्या किया होगा, माइनस किया होगा या प्लस किया होगा? तो डेफिनेटली माइनस ही किया होगा ना। तो हमने इस चीज़ का असर ख़त्म करना है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है।
हम जहाँ कैश वेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, तो इसका असर ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें पहले माइनस है उसको वापस प्लस कर देंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन ऐड होने वाला है। गलती से भी इसको माइनस ना कर देना, ये माइनस नहीं होगा बल्कि जुड़ जाएगा वापस। ठीक है, खर्चे जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होंगे हम उनको वापस जोड़ रहे हैं। क्लियर? तो पहला है डेप्रिसिएशन। उसके बाद दूसरा आइटम क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स राइट ऑफ। अगर कंपनी शुरू करने के कुछ खर्चे हैं, बिल्कुल शुरू में जो खर्चे, मान लो लीगल एक्सपेंसेस हैं, कोई स्टाम्प ड्यूटी दी है, कोई दलाली दी है हमने किसी बैंक को, हमारे जो शेयर को मेंटेन करते हैं उनको हमने किसी भी तरह के खर्चे दिए, तो वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। दूसरा, शेयर इशू करने के, डिवेंचर इशू करने पे जो खर्चे आए, और स्पेशल डिस्काउंट अगर हमने डिवेंचर इशू किए हैं। डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू करने का मतलब कि अगर डिवेंचर है, फेस वैल्यू डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। फेस वैल्यू का मतलब कि उसके ऊपर लिखा कितने का है, जैसे MRP होता है किसी चीज़ का रेट, तो ये एक लिस्ट प्राइस है एक तरह का। फेस वैल्यू, फेस के ऊपर कितना है 100 रुपये, तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 100 रुपये पे मिलेगा डिवेंचर होल्डर को। अब बेचना कितने में है, वो प्रीमियम पे बेचेंगे तो महंगा बिकेगा, डिस्काउंट पे बेचेंगे तो सस्ता बिकेगा। मान लो लेस हमने कर दी डिस्काउंट 10%, तो कितने रुपए, 10 रुपये कम हो जाएंगे। हम 90 रुपये में 100 की चीज़ बेच रहे हैं, फेस वैल्यू 100 है, लेकिन हमें जो प्रोसीडिंग होगी, कैश जो मिलेगा वो 90 रुपये मिलेगा, और 10 रुपये हमारा जो डिस्काउंट है। क्लियर? तो ये एक तरह का जो डिस्काउंट है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इन खर्चों को लिख देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ताकि धीरे धीरे इनको राइट ऑफ किया जा सके। क्योंकि ये डिवेंचर हैं, सपोज करो इसकी 10 साल इनकम है, 10 साल बाद हम रिडीम करेंगे। अगर 10 साल हमने यूज़ करना है, तो कई बार क्या होता है कि कंपनी कहती है कि भी एक ही बार इसको राइट ऑफ करने की बजाय हम 5 साल, 7 साल, 10 साल में राइट ऑफ धीरे धीरे करेंगे। तो उसके लिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह इसको हम बैलेंस शीट में उठा के ले जाते हैं इस खर्चे को, और एसेट साइड में इसको दिखाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वगैरह को। तो वहाँ से हम फिर धीरे धीरे हर साल इसको कम करते हैं, कभी 1000 कम कर दिया, कभी 10,000 कम कर दी, कभी 20,000 कम दिया, और धीरे धीरे ये ख़त्म करते हैं। अब ये जो राइट ऑफ किया, तो क्या राइट ऑफ करने से कैश गया हमारा? सोचिए इसको, वीडियो को पॉज करने से, कि क्या ये कैश गया या नहीं गया। तो ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, कैश नहीं गया है हमारा। देखो, कैश तो हमें मिला ही नहीं, 100 का चीज़ हमने 90 में इशू कर दी, 90 रुपये मिल गए। वो 90 रुपये में आप कंफ्यूज मत होना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जब फाइनेंसिंग की बात आएगी तो हम करेंगे। फिलहाल हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं कि क्या ये 10 रुपये हमारी जेब से गए हैं? नहीं, 10 रुपये कम आए हैं लेकिन जेब से नहीं गए। जब जेब से गई नहीं तो हम इसको माइनस क्यों करें? हमने राइट ऑफ किया तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में से हमने जहाँ माइनस किया हुआ है, इसको तो माइनस किया हुआ है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट जो है उसको हम वापस प्लस कर देंगे, जितना भी अमाउंट है। तो मेरा ख्याल ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होने के कारण हम वापस जोड़ रहे हैं, ताकि इस चीज़ का असर ख़त्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम कौन सी है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज। देखो, डेप्रिसिएशन की बात हमने की ऊपर, ठीक, डेप्रिसिएशन की ही तरह अमोर्टाइजेशन होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट का और अमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट का। टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका फिजिकल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, अगर हम इनको अमोर्टाइज यानी कि ख़त्म करते हैं बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह। सपोज करो किसी पेटेंट की 20 साल की लाइफ है, 20 साल वो पेटेंट नहीं रहेगा 20 साल बाद, तो हम 20 साल में इसको जितना भी खर्चा हुआ वो उसको राइट ऑफ तो करना है ना। तो
तो अगर राइट मतलब उसको अमोर्टाइज बोलते हैं टेक्निकली अकाउंटेंसी में उसको। तो अमोर्टाइजेशन अगर हमने किया है तो ये डेप्रिसिएशन का बाई ही है एक तरह से अमोर्टाइजेशन, तो वही लॉजिक लगेगा कि ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हमारा पैसा अब नहीं जा रहा, जो पेटेंट क्रिएट करने पे गुडविल खरीदने में जो पहले सा लगना था वो लग गया, अब नहीं जा रहा, लेकिन हम खर्चा दिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस से ही उठाई है ये आइटम हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली, तो ये चीज़ पहले माइनस है तो अब इसको भी वापस प्लस कर देंगे, ठीक है, इसको हम वापस ऐड कर देंगे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वह है इंटरेस्ट पे ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। अब इसमें आप सोचो कि इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या पैसा नहीं गया इंटरेस्ट पे करने से, पैसा तो गया है, फिर भी क्यों ऐड किया है, फिर भी ऐड इसलिए किया है क्योंकि हमने ऊपर चीज़ें दो पड़ी थी, एक तो नॉन कैश और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। ये जो खर्चा है वो कैश तो है, नॉन कैश नहीं है बिल्कुल, ये कैश ही पे किया है, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसको हम लिखेंगे कहाँ, ये हमारा खर्चा जो है ये फाइनेंसिंग नेचर का है, इसको फाइनेंस में लिखेंगे, ठीक है। नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड जहाँ से निकालने का मतलब जहाँ इसको वापस प्लस कर देंगे प्रॉफिट में, वापस प्लस कर दिया तो जहाँ इसका असर खत्म हो गया, इसकी पेमेंट जहाँ नहीं दिखाएंगे, हम पेमेंट दिखाएंगे इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये है ही फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है। तो जहाँ डेफिनेटली फाइनेंस में लिखा होगा इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो ये मेरा ख्याल बात समझ आ गई होगी कि हम वहाँ हमने इसको वापस क्यों प्लस किया। तो ये देखो, पहली डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश था इसलिए प्लस किया, जो प्राइमरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट थी डिवेंचर के ऊपर राइट ऑफ करीब, वो भी हमारा नॉन कैश था इसीलिए प्लस किया, लेकिन और जो थर्ड अमोर्टाइजेशन था गुडविल वगैरह का वो भी हमारा नॉन कैश था इसलिए प्लस किया, लेकिन ये जो चौथी आइटम है ये नॉन कैश नहीं है, कैश ही पे किया है, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग होने के कारण हमने इसको जहाँ से निकाल के इसको नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दिया है, ठीक है। तो ऊपर से इसको निकाल देंगे, निकालने का मतलब गलती से माइनस ना कर देना, माइनस नहीं होगा, निकालने का मतलब जो चीज़ पहले माइनस है उसको वापस जोड़ देंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा, असर खत्म कर दिया हमने इसका, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया होता है बैंक से, तो ये जो ऊपर वाला लॉजिक है सेम ही नीचे लगेगा कि ये कैश तो पे किया है लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, इसको कहाँ लिखेंगे, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट पे किया जो बैंक ओवरड्राफ्ट पर या कैश क्रेडिट पर, वो भी डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्लियर। तो ये माइंड में रखना, तीन एक्टिविटीज़ हैं, एक ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, ठीक, और तीसरी फाइनेंसिंग। ये तीन एक्टिविटीज़ मैंने कहा था कि हमें पहचान करनी है कि कौन सी आइटम कहाँ आएगी, तो मैं वहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ, क्लियर। जैसे ये पहली दो आइटम ये नॉन ऑपरेटिंग थी, माइनस कर दी, ठीक, और जो अगली आइटम जो कैश पेमेंट तो की है, ठीक, तो उसकी कैश पेमेंट जो नॉन ऑपरेटिंग है तो नॉन ऑपरेटिंग से निकाल के फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग में लिख दी, ठीक, और जो नॉन कैश ही है, नॉन कैश को हमने वापस ही जोड़ दिया, पेमेंट ही नहीं की तो उसको हम माइनस क्यों दिखाएं, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश बेस्ड है, तो ये लॉजिक समझा रहा होगा मेरा ख्याल। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये जो खर्चा है ये नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, पहली बात तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक, ये कभी कभार होता है, ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं जो हर रोज़ का खर्चा है, मतलब डेली रूटीन बेस पे जो हम जैसे सैलरी है, वेजेस है, वो मंथली हम दे रहे हैं ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, माल खरीद रहे हैं रोज़, वो ऑपरेटिंग होता है। नॉन ऑपरेटिंग जो कभी एक बार 10 साल 20 साल 5 साल में एक बार हो गया और वो अचानक हो गया
वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो फिक्स एसेट जब बेचते हैं उस पर प्रॉफिट आया तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, अगर लॉस हुआ तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। तो ये नॉन ऑपरेटिंग है पहली बात, तो इसीलिए कम किया। दूसरी बात, जो लॉस है फिक्स एसेट पे, वो कैश हमारी जेब से नहीं गया। ये भी आप ध्यान करो। देखो सपोज करो हमने बिल्डिंग बेची है, बिल्डिंग सोल्ड कर दी हमने 1 लाख रुपए में, लेकिन उसकी जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में अगर वो 1,20,000 की लिखी हुई है तो लॉस कितना हुआ? 20 रुपये का। अब देखो वो 20,000 रुपया जी हमारी जेब से गया नहीं है, हमारी जेब में तो 1 लाख रुपया आया है बल्कि। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? ये 1 लाख रुपया आया है, इसकी एंट्री करेंगे अलग से। 1 लाख रुपए की जो मैं दिखा देता हूँ आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है जी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। कोई भी फिक्स एसेट बेचा हमने, टेंजिबल इनटेंजिबल, उससे जो पैसा आया वो जहाँ लिखेंगे हम। क्लियर? तो जी 1 लाख रुपया वहाँ लिखा जाएगा और ऑटोमेटिकली मतलब जी इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। देखो लॉस जो है वो नॉन कैश है और ये नॉन ऑपरेटिंग भी है, दोनों कारण से दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट होती हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब जो पहले माइनस किया हुआ था इनकम प्रॉफिट में से, जो खर्चे के रूप में दिखाया हुआ था, उसको इनकम के अंदर, प्रॉफिट के अंदर वापस जोड़ दिया, तो उसका असर जो है वो ख़त्म कर दिया हमने। क्लियर? उसके बाद है इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर हमने प्रोविज़न बढ़ा दिया डाउटफुल डेट्स, हमें लगता है कि पैसा हमारा ये डूबने वाला है, तो ये भी एक नॉन कैश खर्चा है। देखो पैसा तो नहीं गया ना, हमें लग रहा है कि पैसे डूबेंगे, अब वो डूब भी जाएंगे पैसा फिर भी नहीं जाएगा, फिर भी वो नॉन कैश ही रहेगा, क्योंकि पैसा जब डूबता है तो हमारी जेब से तो नहीं निकला ना। देखो जी कैश बेस पे है, इस पर कन्फ्यूज़ मत होना। कैश बेस का मतलब ही हमने सिर्फ ये देखना कि हमारी जेब से जा रहा है या नहीं जा रहा, बस। क्लियर? तो ये एक्यूरल बेस पे बिल्कुल नहीं है। ये बार बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, इसको माइंड में बिठा के रखना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेस पे है। तो प्रोविज़न जो हमने बनाया है, ठीक, तो प्रोविज़न बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करते हैं। माइनस करते हैं तो उसको हमने वापस ऐड कर दिया, क्योंकि वो नॉन कैश खर्चा है, हमारा पैसा गया ही नहीं हमारी जेब से, तो हम क्यों माइनस करें उसको? हमने उसको वापस कर दिया प्लस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है वो आएगी लेस करने वाली। अब ये सारी तो ऐड करने वाली थी, अब लेस कौन कौन सी चीज़ें करेंगे? लेस वो चीज़ें करेंगे जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम है। देखो है नॉन कैश ही दोनों, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। ये थे खर्चे, खर्चे वापस ऐड कर दिए। अब बात आएगी इनकम की। इनकम जुड़ी होगी ना पहले प्रॉफिट के अंदर, तो अगर वो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, तो जो चीज़ जुड़ी है उसको बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने का मतलब उसको माइनस कर देंगे। ठीक? तो हम क्या करेंगे? तो हम कर देंगे इस चीज़ को माइनस। 1 मिनट में ये रफ कर दूं, प्लीज़ वेट करें थोड़ा। तो हम क्या करने वाले हैं? अब जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम होगी उसको बाहर निकालेंगे। उसका असर ख़त्म करने के लिए पहले वो प्रॉफिट में जुड़ी होंगी तो उसको माइनस करेंगे। तो पहली इंटरेस्ट इनकम। अब देखो इंटरेस्ट तो मिला होगा, तो ये नॉन कैश तो नहीं है ना, कैश ही मिला है। इंटरेस्ट तो बैंक में आया होगा या कैश हाथ में आया होगा, तो दोनों केस में वो कैश आइटम है। तो फिर हम माइनस क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग होने के कारण, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग होने के कारण हम इसको माइनस किया। तो जब जी ऑपरेटिंग नहीं है तो इसका मतलब कुछ और होगा। फिर जी ये क्या होगा? या तो होगा जी इन्वेस्टिंग, या फिर होगा जी फाइनेंसिंग। अब आपने रट्टा नहीं मारना, आपने ध्यान करना है कि इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा। हमने खुद कॉमन सेंस लगा के, दिमाग लगा के ये सोचना है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट हमें मिला, कौन देता है हमें इंटरेस्ट? जिसको हमने मतलब पैसा उधार दे रखा हो, या हमने डिवेंचर खरीद रखी हो, या लोन दे रखा हो।
तो इसका मतलब हमने किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हुए हैं ना, इंटरेस्ट तो फिर उन डिवेंचर्स वगैरह पे मिलेगा, डिवेंचर होगा जो, चलो लोन होगा, तो इसका मतलब हमने इन्वेस्ट किया हुआ है दूसरी कंपनी में। अगर डिविडेंड मिलेगा वो भी सेम ही केस रहेगा। डिविडेंड कौन देती है? कंपनी, जिसकी शेयर हम खरीदते हैं। तो शेयर खरीद लिए चाहे डिवेंचर खरीद लिए, हमारा पैसा उस कंपनी में चला गया इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और वहाँ से जो इंटरेस्ट आया वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ना कि ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग तो तब होती ना कि हमने खुद बिजनेस करके पैसा कमाया होता, हमने खुद थोड़ी कमाया है, कंपनी ने, दूसरी ने कमाया प्रॉफिट और हमें उसने ब्याज दे दिया। ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो जी इंटरेस्ट इनकम को हम इन्वेस्टिंग होने के कारण ऑपरेटिंग में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पहले जुड़ी हुई थी प्रॉफिट में से। और हम लिख कहाँ देंगे जी? हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। क्लियर? देखो जहाँ होगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड भी इसी के साथ क्या ही नेचर आएगी। क्लियर? चाहे हमने इंटरेस्ट मिला है डिवेंचर के ऊपर, चाहे हमें डिविडेंड मिला हो, ठीक है। तो डिविडेंड किस पे मिलता है? डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल। क्लियर? तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट है जी, चाहे डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है चाहे शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया है। बस डिवेंचर में किया तो ब्याज मिलेगा और शेयर कैपिटल में मिला है तो डिविडेंड मिल जाएगा। और डिविडेंड भी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है, ना कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम। तो हम डिविडेंड को भी क्या करेंगे? शामिल करेंगे इन्वेस्टिंग में, और ऑपरेटिंग से निकाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इनकम होने के कारण पहले ये ऐड हुआ है। ठीक, इस तरह डिविडेंड इनकम हमने डिस्कस कर ली। दूसरी आइटम, तीसरी रेंट इनकम। देखो अगर हमें रेंट मिला है तो रेंट कौन देगा? रेंट वही देगा ना जिसको हमने अपना मकान दे रखा हो कि भाई इसको यूज़ कर लो और हमें इसके बदले में किराया दे दो। अब हमने पैसा लगा रखा है मकान में और उसको किराया कमाने के लिए किसी को दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, तो ये भी तो हमने इन्वेस्ट किया ना, मकान के अंदर इन्वेस्ट कर दिया रेंट कमाने के लिए, तो वो भी हमारी कौन सी इनकम है? इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो रेंटल इनकम इज़ आल्सो इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसको भी जहाँ से हम माइनस कर देंगे रेंटल इनकम को, और उसको जोड़ कहाँ देंगे? इसको हम लिख देंगे इन्वेस्टिंग आइटम में, जहाँ होगा ये रहा रेंट रिसीव्ड। क्लियर? बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखो ऊपर हमने पढ़ा था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। जब हमने लॉस को कंसिडर नहीं किया, लॉस हमने माइनस किया होगा तो वापस ऐड कर दिया ना, तो वही लॉजिक जहाँ लगेगा। डेफिनेटली जो गेन है, प्रॉफिट हमने कमाया फिक्स एसेट बेच के, वो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, कैश तो आया है, नॉन कैश तो नहीं बोल सकते हम इसको। नहीं, आप वो ऊपर मैंने लॉस को नॉन कैश बोला था, आप इसको भी नॉन कैश बोल दो। देखो प्रॉफिट तो मिला ही है ना, तो जो गेन होगी, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कहाँ? सपोज करो 1 लाख रुपए की मशीन है, उसको 1.5 लाख में बेच दी, 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाया ना, तो मतलब कैश कितना आया होगा? 1.5 लाख। वो 1.5 लाख तो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। बेच दिया ना, तो बेचने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो प्लस हो जाएगा टेंजिबल फिक्स एसेट के अंदर। प्रोसीड, ठीक है। वो 1.5 लाख रुपए में बेची है तो 1.5 लाख आ जाएगा, तो वो लाख की थी, अपने आप 1.5 लाख बढ़ गया, तो वो 50,000 एडजस्ट हो गया। तो लेकिन ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जहाँ इसको हम नहीं दिखा सकते, इसको माइनस करेंगे। ठीक, तो लॉजिक समझ आ गया होगा कि जहाँ से माइनस करके नीचे क्यों ले गए इसको। ठीक, उसके बाद है डिक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर प्रोविज़न हमने कम कर दिया, देखो प्रोविज़न एक ऐसी चीज़ है, वो हम सोचते हैं कि एक एस्टीमेट होता है कि हमारा पैसा इतना डूब सकता है। जब हमने बनाया तो हमारी जेब से पैसा नहीं गया था, प्रॉफिट हमने कम कर दिया था, प्रॉफिट में से निकाल के प्रॉफिट अलग रख दिया कि ये डूबने वाला है। और जब हमें लगा कि नहीं वो डूबा ही नहीं, फालतू ज़्यादा बना दिया पिछले साल हमने प्रोविज़न, तो अब
वो प्रोविज़न हमने वापस ऐड कर दिया प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट में तो ऐड कर दिया, लेकिन वो पैसा तो नहीं आया ना हमारे पास, ना ही पैसा गया था प्रोविज़न बनाने से, ना ही पैसा आया है प्रोविज़न को रद्द करने से। तो अगर प्रोविज़न डिक्रीज़ किया हमने तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। क्लियर, बात समझ आ गई होगी। तो देखो जो चीज़ें माइनस की हैं उसको ब्रैकेट में लिखा है सारी चीज़ों को, जो प्लस की हैं ऊपर उसको बिना ब्रैकेट के लिखा है। ठीक है, तो इससे जो कैश, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, इसमें दो चीज़ें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक, 1 मिनट में इसको रफ करता हूँ पहले, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड ही वेट कीजिए। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक तो है नॉन कैश, एक है नॉन ऑपरेटिंग। अगर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसका मतलब इसमें से पहले वो माइनस किए होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। अगर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इनकम हमने इसके अंदर जोड़ रखी होगी इस प्रॉफिट के अंदर, तो उसको हम माइनस कर देंगे असर ख़त्म करने के लिए। तो ये कोई, देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है, बड़ी सिंपल सी बात है कि नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम एक्सपेंसेस है चाहे इनकम है, मैंने उसका असर ख़त्म करना है। एक्सपेंसेस को वापस जोड़ देंगे, इनकम को माइनस कर देंगे जो पहले से जुड़ी हुई है। तो अब क्या आएगा, इस सारा प्लस माइनस करने के बाद आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था ना कि ये बैलेंस शीट में कल मैंने आपको करंट लायबिलिटी और करंट एसेट नहीं बताया था, वो इसीलिए ही नहीं बताया था कि वो अब जहाँ आने वाला है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के रूप में। अब देखो वर्किंग कैपिटल चेंज को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, अब जहाँ भी हमने कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी। कई बच्चे इसको याद करते हैं कि प्लस किसको करना है माइनस किसको करना है। देखो याद करना है आप कर सकते हैं, लेकिन याद करने से पहले समझना ज़रूरी है। समझ आने के बाद अगर आप टाइम सेविंग के लिए एक फार्मूले के तौर पे याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको लॉजिक नहीं पता और सिर्फ याद कर रहे हैं। ठीक, ये मेरा मेन मकसद ये है कि आपको कोई सी चीज़ का रट्टाफिकेशन मैं नहीं करवाऊँगा। तो पहला जो आइटम है वो हमारी क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसको हमने ऐड किया, क्यों किया है, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। करंट एसेट क्या होगी, इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, ठीक है, मेन यही होंगे, या प्रीपेड हो सकता है कुछ। करंट लायबिलिटी हमारे क्रेडिटर, इससे हमने उधार ले रखा है कुछ, हमारा कोई शॉर्ट टर्म लोन वगैरह हो सकता है, या ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी सॉरी हाँ, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है, अगर वो प्लस होती है, तो इसका मतलब जो कैश है, कैश हमें रिसीव हुआ होगा या हमने कैश पे किया होगा। आप 1 मिनट पॉज करके जी सोचिए। ठीक है, तो कैश देख बताओ, ये अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, प्लस होगी, तो कैश रिसीव हुआ या कैश पे किया। जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैश रिसीव होगा। अरे कैश लिया तभी तो हमने लायबिलिटी बढ़ाई ना, उधार ले लिया किसी से कैश तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी प्लस होगी जैसे कैश रिसीव किया हमने, उधार लिया अगले से, तो उधार लिया तो कैश आया ना, तो कैश आया तो इसलिए इसको क्या किया, ऐड, प्लस कर दिया। इसी तरह करंट एसेट, अगर करंट एसेट कम हुए, मान लो इन्वेंट्री 50,000 की है, वो अगर 40,000 की रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, सेल की होगी। अगर माइनस हो रहे हैं करंट एसेट, इसका मतलब सेल है, सेल करने से ही तो कम होगा ना। तो अगर सेल कर दी तो क्या होगा,
कैश मिला होगा या पे किया होगा? कैश मिला होगा ना, तो कैश मिला हुआ तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर करंट एसेट कम होते हैं तो मतलब बेचे होंगे तो कैश आया होगा तो ये कर दिया प्लस। अगर करंट लाइबिलिटी बड़ी है तो किसी से उधार लिया होगा तो कैश आया, और कैश आया तो हमने क्या कर दिया प्लस। तो अगर करंट एसेट डिक्रीज होते हैं, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐड करना है। क्लियर? नेक्स्ट, इससे उल्टा केस बनेगा लेस करने का। इसमें करंट एसेट इंक्रीज हो जाएंगे और लाइबिलिटियाँ डिक्रीज हो जाएंगी। देखिए करंट एसेट इंक्रीज कब होंगे? इंक्रीज तब होंगे जब हमने खरीदा होगा तो डेफिनेटली कैश गया। बिल्कुल उल्टा केस है पहले केस से, खरीद लिया तो कैश गया तो माइनस कर दिया। इसी तरह करंट लाइबिलिटी अगर कम हुई, कम कब होगी? कम तभी होगी ना जब हम पेमेंट करेंगे। तो अगर पेमेंट कर दी तो कैश गया तो हमने माइनस कर दिया। तो इस चीज़ को आप मेरा ख्याल समझ गए। अगर समझ गए तो उसके बाद अब आप फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूले के तौर पे ये लिखवा देता हूँ। देखो, सॉरी, एक है करंट एसेट, दूसरा है करंट लाइबिलिटी। अगर वो हुआ इंक्रीज, ठीक, तो इंक्रीज हुआ तो मतलब हमने खरीदा होगा तो हम कैश गया माइनस करेंगे। ठीक है। अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई मतलब उधार लिया होगा तो कैश आया होगा तो प्लस करेंगे। ठीक। और इसके विपरीत अगर डिक्रीज हुआ, करंट एसेट अगर डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब हमने बेचा है ना माल, तो कैश आया होगा, प्लस कर देंगे। और अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब पेमेंट की होगी। ठीक है, पेमेंट की होगी तो कैश गया, माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह के टेबल आप बना के रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं फॉर्मूले के तौर पे। और इसका जो लॉजिक है वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम कौन सी आएगी? एक मिनट, इसको मैं रफ कर दूं प्लीज़। नेक्स्ट आइटम है हमारी कैश जनरेटर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए जी, सारा टोटल आ जाएगा। देखो ऊपर हमने क्या लिखा, शुरू किया प्रॉफिट कितना आया टैक्स से पहले, उसके अंदर एडजस्ट कर दी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस वापस जोड़ दिए, इनकम माइनस कर दी। क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले पहले कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंज मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी होती है वर्किंग कैपिटल में, हमने प्लस माइनस कर दिया जिसके कारण कैश आया, कैश गया। तो अब क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ वो जहां आ जाएगा, ऊपर वाली सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद। उसके बाद एक चीज रही है, वो क्या है कि कैश जितना जनरेट कर दिया उसमें से इनकम टैक्स कितना पे किया उसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड। अगर कोई टैक्स रिफंड हुआ है तो मतलब पे में से वो माइनस कर देंगे। जो नेट हमने जो टैक्स पे किया है वो यहाँ माइनस करेंगे। बात समझ आ गई होगी। तो ये हमारा जो इसका बाद आफ्टर टैक्स पेमेंट जो आएगा वो आएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम का मतलब कि अगर प्लस हो रहा है, यूज्ड इन अगर माइनस हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल जहाँ आ जाएगा उसको हम मेन कॉलम में जहाँ सामने लिख देंगे। क्लियर? ये समझ आ गया होगा। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा और तीसरा बिल्कुल ही आसान बची हैं चीज़ें, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग क्या होगी, फाइनेंसिंग क्या होगी। इन्वेस्टिंग नाम से क्लियर है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो जितने भी फिक्स एसेट खरीदेंगे वो आएंगे इसमें।
खरीदा या बेचा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा माइनस करेंगे, बेचा है तो पैसा आएगा प्लस करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो करंट इन्वेस्टमेंट होगी जो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होगी वो कैश इक्विवेलेंट मानी जाएगी, वो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं। ये कल भी जो मैंने शॉर्ट में समझाया था उसमें भी हमने ये देख लिया था, देखो ये रहा कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो कैश इक्विवेलेंट जो है ओपनिंग बैलेंस ऐड होता है और जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है उसका। तो ये जो कैश जो इक्विवेलेंट की चीज़ें हैं वो जहाँ अलग से आएंगी उसको हम ना ही तो ऑपरेटिंग में लिखेंगे, ना ही फाइनेंसिंग में लिखेंगे, ना ही लिखेंगे इन्वेस्टिंग में। तो ये बात मेरा ख्याल समझ आ गई होगी। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, ये हम पहले डिस्कस कर चुके कि ये हमारा एक इन्वेस्टिंग खर्चा है, ठीक है। तो हम ये कर रहे थे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव हुआ वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही चुका कि वो इन्वेस्टमेंट की इनकम है। इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, मतलब हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे या डिवेंचर खरीदे, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट और डिवेंचर मिला, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण मिली हुई इनकम है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये भी। इस तरह रेंट रिसीव हुआ, वो भी हमने मकान में इन्वेस्ट करके किसी को किराए पे दे रखा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट की इनकम है, वो भी प्लस हो जाएगी। परचेज ऑफ टेंजिबल और फिक्स एसेट, देखिए ऊपर सारे सेल थी या किसी भी तरह से इनकम आ रही थी तो वो प्लस 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 की इनकम आइटम है सारी। अब आइटम है माइनस की तो वो ब्रैकेट में आ गई है, ठीक है। तो परचेज करने से पैसा गया, कैश जाएगा ना, एसेट खरीदेंगे डेफिनेटली माइनस होगा। इसी तरह से परचेज किया हमने इंटेंजिबल एसेट, देखो टेंजिबल खरीदा हो इंटेंजिबल एसेट खरीदा हो वो दोनों ही माइनस ही होने वाले हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई नॉन करंट यानी कि लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो कैश इक्विवेलेंट नहीं होगी, ठीक है। ये नहीं कि उसको 1 महीने बाद बेचना है और हम उसको इन्वेस्टमेंट कह दें, वो इन्वेस्टिंग नहीं, वो जस्ट कैश इक्विवेलेंट ही मानना है कि वो एक तरह का कैश ही है। फालतू कैश पड़ा था, हमने 1 महीने के लिए ख़रीद लिया, 1 महीने बाद हमने बेच के वापस कैश ही कमाना है, तो वो कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है, वो इन्वेस्टमेंट एक तरह से मानी ही नहीं जाती, ठीक है। तो वो कैश के बराबर मान लेते हैं। तो अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली परचेज करने से पैसा गया, ठीक है, सेल करने से पैसा आया था वो हमने ऐड किया था। तो ये सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, मेरा ख्याल समझ आ गई होगी सारी आपको। उसके बाद थर्ड आएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस, पैसा आ कहाँ से रहा है खरीदने के लिए, जो हमने एसेट खरीदे उसके लिए पैसा तो आया ना, कहाँ से, वो कहाँ से आया, तो वो सारी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होंगी। कौन कौन सी होंगी, पहले मैं पेमेंट की ही बात करता हूँ, ठीक। पेमेंट नहीं, सॉरी, पहले हम प्रोसीड की बात करते हैं। प्रोसीड हमने शेयर इशू कर दिए या डिवेंचर इशू कर दी, शेयर किया तो कैपिटल बढ़ गई, डिवेंचर किया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, पैसा तो आ गया ना, वो प्लस हो जाएगा। दूसरा, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, किसी दूसरी तरह की बैंक से लोन ले लिया, आड़तीय से लोन ले लिया, कहीं से भी लोन लिया, पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट करवा ली, तो वो भी पैसा आया, प्लस होगा। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसमें आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। देखो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानना है, पहले इस चीज़ को कैश इक्विवेलेंट मान लेते थे 5-7 साल पहले, लेकिन अब सेबी ने नए रूल्स बना दिए हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज़ किया है, उसमें ये क्लियर कट इन्होंने कह दिया है कि हमें जो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानेंगे, तो ठीक है हम फाइनेंसिंग में लिख देंगे। अगर वो कह देते कि फाइनेंसिंग नहीं माननी, इसको कैश इक्विवेलेंट मानना है, तो हम कैश इक्विवेलेंट में उठा के डाल देते। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। तो अगर वो इंक्रीज़ हुआ
इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब पैसा हमने उठा लिया ना बैंक से। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पहले सपोज करो 10,000 था, अब साल के लास्ट में 10,000 से हो गया 20,000, तो इसका मतलब 10,000 जो इंक्रीज हुआ तो 10,000 हमने और निकाल लिया बैंक से। ये एक नेगेटिव बैलेंस होता है एक तरह का, माइनस में 10,000 था, माइनस में 20,000 हो गया, तो इसका मतलब 10,000 ज़्यादा उधार लिया ना, तो उससे कैश आया है, तो कैश आया है तो वो प्लस हो गया। उसके बाद है डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अगर बैलेंस डिक्रीज हुआ, पहले था 10,000 रुपया, ठीक है, अब मान लो 5,000 रह गया 10 से, इसका मतलब 5,000 रुपये की पेमेंट की होगी ना, तभी तो वो 10 से -5 रह गया। ओवरड्राफ्ट 10,000 देना था, अब सिर्फ 5,000 देना है बैंक का, इसका मतलब 5 तो पेमेंट की, तो पेमेंट की तो हम क्या करेंगे माइनस। क्लियर। उसके बाद है पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड, उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, उसके बाद है, इस चीज़ को मैं आधा मिनट वेट करो, डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट पे ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। देखो ये शॉर्ट टर्म ब्रोइंग है, शॉर्ट टर्म जो लोन है उस पर जो ब्याज दिया वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो एक मिनट इस चीज़ों को मैं ना डिटेल में डिस्कस करता हूँ, इनको छोड़ दो एक बार, जो नॉर्मल चीज़ें हैं पहले वो देखनी है हम, जिस पे हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हम पढ़ चुके हैं, कौन सी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग। तो अगर उस पर कोई ब्याज दिया है ना, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट पे इंटरेस्ट दिया है, उसकी भी पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, माइनस कर दी। रीपेमेंट किया है लोन, देखो जब लोन लिया था तो प्लस हो गया था, पे कर दिया तो माइनस हो गया, बस, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म में। इसी तरह रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, जब शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए तो प्लस हो गया, कैश आया था, जब रिडीम कर दिए, रिडीम मतलब पैसा वापस किया, डेफिनेटली पैसा जाएगा, वो माइनस हो गया। तो ये सारी आइटम हमारी डिस्कस हो गई, सिर्फ डिविडेंड का पॉइंट रहता है, और एक मैं इंटरेस्ट का पॉइंट अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं एक मिनट हाईलाइटर में हटा देता हूँ। पहले हम बात करें डिविडेंड की। देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स। जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है ना कंपनी में, हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा अगर हम उनको बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि जो डिविडेंड होगा किसको देंगे, हम शेयर होल्डर को देंगे, जिसने पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उस शेयर होल्डर के लिए तो ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उस शेयर होल्डर के लिए, लेकिन हम खाता शेयर होल्डर का नहीं बना रहे, हम खाते बना रहे हैं कंपनी के। कंपनी के लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे हैं हमारे, उसने हमें पैसा दिया है शेयर के बदले में। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि जो डिविडेंड है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कब है, जब डिविडेंड पे करेंगे, जब डिविडेंड कंपनी पे करेगी। लेकिन जब डिविडेंड मिलेगा, जब डिविडेंड रिसीव होगा, रिसीव हमें कब होगा, जब हमने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो हमारी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी, बिल्कुल इन्वेस्टिंग होगी। तो जब डिविडेंड मिलेगा वो किस लिए मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण। तो डिविडेंड रिसीव हुआ तो वो हमारी है इन्वेस्टिंग, और डिविडेंड पे किया तो वो हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान कर लेना, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं
कि ये डिविडेंड, एक तरह का डिविडेंड कभी तो हम लिख देते हैं इन्वेस्टिंग में, कभी लिख देते हैं फाइनेंसिंग में। ये क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक, इन्वेस्टमेंट करने के कारण डिविडेंड मिला है, तो वो इन्वेस्टिंग है, ठीक। अगर डिविडेंड पेड है और डिविडेंड रिसीव है, तो ये याद रखना, डिविडेंड पे कौन करेगा? कंपनी किसे करेगा? कंपनी करेगी शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर हमारे लिए मतलब फाइनेंस का सोर्स है, उन्होंने हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने नहीं कोई इन्वेस्ट किया, कंपनी ने तो फाइनेंस लिया है, तो डिविडेंड पे किया तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक। जब डिविडेंड रिसीव होगा तो मतलब हमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग होगी। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही तो डिविडेंड रिसीव हुआ। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, इंटरेस्ट कह लो चाहे डिविडेंड कह लो, दोनों में केस सेम ही होगा, ठीक। इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे क्यों करेंगे? फाइनेंस के बदले में पैसा दिया, लोगों ने उधार दिया तो डिवेंचर हो गई, अगर कैपिटल के तौर पे लिया दिया तो वो डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट देंगे डिविडेंड डिवेंचर होल्डर्स को और डिविडेंड दे देंगे शेयर होल्डर को। जब पे करेंगे तो वो क्या है? फाइनेंसिंग। जब रिसीव करेंगे तो वो क्या है? इन्वेस्टिंग। तो ये मतलब चारों पॉइंट देखो, डिविडेंड जब रिसीव होगा, ठीक है, जब रिसीव होगा तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। ऊपर बता देता हूँ मैं आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ तो देखो इन्वेस्टिंग में आया, लेकिन जब पे करेंगे तो फाइनेंसिंग में, ठीक है। ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पे है, ठीक है, और इसी तरह से डिविडेंड पे है। अब डिविडेंड की आगे फिर डिटेल है, प्रोपोज्ड और इंटरिम, वो अभी करते हैं हम। फिलहाल आप ये चीज़ को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। अगर कोई अभी भी डाउट है तो इसको थोड़ी सी वीडियो को वापस करके दोबारा देख लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे ईमेल करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं डिविडेंड की, ठीक है। जो इंटरिम है और प्रपोज्ड है उसका क्या चक्कर है, तो इसके लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा डिविडेंड का, कि डिविडेंड किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। देखिए, एक है करंट ईयर, एक है प्रीवियस ईयर, एक होता है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर पिछला, करंट ईयर जो इस साल चल रहा है, तो एक होगा उसके बाद नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एक मिनट मैं इसको ना अगले पेज पे ले जाता हूँ, चीज़ को सारी को उठा के, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो जहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड थर्ड में लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर। सपोज करो 2020 साल चल रहा है, ठीक, 19-20 कह लो, और 2018-19 पिछला साल था, और अगला 2020-21 आएगा। ये हम किसी कंपनी के खाते बना रहे हैं। अब बात ये है कि हमने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, देखो डिविडेंड किस तरह से देते हैं। एक एजीएम होती है कंपनी की, एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल यानी कि वार्षिक होगी, साल में एक मीटिंग होनी ही होनी है, वो जर्नल मीटिंग होती है। मतलब एक तो इमरजेंसी मीटिंग होती है, स्पेशल बुलाई जाती है, दूसरी जनरल, जिसमें आमतौर पे सारे के सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं एजीएम में। तो एजीएम कंपनी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो शेयर होल्डर को मिलने का मौका मिलता है, डायरेक्टर से, डायरेक्टर की स्पीच सुनने का, कंपनी के फैसले इम्पोर्टेंट लेने का, वो एजीएम में होता है। तो देखो कंपनी जो है
कंपनी की एक तो होती है मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजर या डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजर एंड डायरेक्टर। दूसरे होते हैं ओनर, यानी कि मालिक। ओनर कौन से होंगे? शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया अपने लिए डायरेक्टर्स को, मैनेजर को, कि आप हमारी कंपनी चलाओ, आप अपनी, हम आपको सैलरी देंगे, ठीक, और जो पैसा बचेगा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, इनकी सारे खर्चे, वो उसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर ही है। तो उनको मिलता है डिविडेंड प्रॉफिट में से। क्लियर? तो अब डिविडेंड देना कितना है इनको, शेयर होल्डर को, ये डिसाइड वैसे कौन करता है? ये डिसाइड करेंगे मैनेजमेंट। जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो डिविडेंड डिसाइड कर देंगे। डिविडेंड का डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट लेगी। लेकिन उसको अप्रूव कौन करेगा? मालिक तो नहीं है ना, शेयर होल्डर मालिक हैं, तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। अगर वो अप्रूवल देते हैं, ठीक है, तभी कोई काम हो पाता है। तो डिविडेंड डिसीजन ले लिया मैनेजमेंट ने, और अप्रूव कौन करेगा? मालिक करेंगे। अप्रूव किस चीज़ में करेंगे? एजीएम में। तो कहने का मतलब एजीएम की वेट तो करनी पड़ेगी ना फिर। अब क्या होता है कि जो मैनेजर हैं वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं इस साल, करंट ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मान लो 19-20 का। तो एजीएम होती है खाते बढ़ने के बाद, क्योंकि एजीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एजीएम में साल के, पूरे साल के अकाउंट डिस्कस किए जाते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किस चीज़ से हुआ, कितनी सेल हुई, कितनी हमारी एसेट हैं, हम आने वाले सालों में किस चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, कंपनी किस नई फील्ड में जा रही है, किसी चीज़ को सेल कर रही है। जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे वो एजीएम में होंगे। तो एजीएम में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सीधी सी बात है, फाइनल अकाउंट तो उनको देने पड़ेंगे ना वहाँ। ये तो नहीं है कि अकाउंट तो बने नहीं और आप उनको बुला लो पहले ही। अब कहने का मतलब कि करंट ईयर में हमने फाइनल अकाउंट बना लिए, तो फाइनल अकाउंट बना लिए, तो डिसीजन इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई डिविडेंड आपको देना है। अब उसकी अप्रूवल अब होगी एजीएम में, और एजीएम होने वाली है नेक्स्ट ईयर में। क्लियर? और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्लियर कट कहते हैं कि जी आपने सिर्फ फाइनल अकाउंट जो बनाए हैं जिसमें आपने डिविडेंड प्रपोज किया, ठीक है, ये क्या करते हैं, इस साल डिविडेंड प्रपोज कर देते हैं। कौन कर देता है प्रपोज? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रपोज कर देती है कि भाई इतना डिविडेंड हम देने वाले हैं अपने शेयर होल्डर को। उस प्रपोज की अप्रूवल मिलती है नेक्स्ट ईयर। जब तक अप्रूवल नहीं मिलती तब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि आप इसको खर्चा नहीं दिखाओगे, आप इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी के तौर पे दिखाते रहोगे, ठीक है, कि संभावित खर्चा है एक तरह का जी। तो ये डिविडेंड प्रपोज किया इस साल, अप्रूव होगा अगले साल, तो डेफिनेटली पे तो फिर अप्रूवल के बाद ही होगा ना। तो पे भी कब होगा? इस साल तो नहीं हो पाएगा, करंट ईयर में तो नहीं होगा ना, नेक्स्ट ईयर में पेड होगा डेफिनेटली। तो कहने का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था, ठीक है, पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड होगा, एक मिनट में कलर चेंज करता हूं, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था, इसको पे कब किया होगा? करंट ईयर में। और खाते हम बनाते हैं करंट ईयर के, तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल पेमेंट की होगी। अब खर्चा है पिछले साल का जी, ठीक है, पिछले साल का खर्चा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम बनाएंगे ना अपना ये, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो हम वहाँ इस चीज़ की ट्रीटमेंट करेंगे कि जो पिछले साल का खर्चा है, हम इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे। लेकिन कैश बेसिस पे बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसका मतलब हमें रिकॉर्ड तो इस साल करना पड़ेगा ना। कैश पेड कर दिया,
पेड करंट ईयर में किया तो करंट ईयर में पेमेंट दिखाएंगे। अब ये जो डिविडेंड होता है, अभी हमने पढ़ा कि जब पे करेंगे तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए वो फाइनेंसिंग है, क्योंकि हमें फाइनेंस मिला है हमारे शेयर कैपिटल के रूप में, और उनको हम पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड। तो जो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का डिविडेंड प्रपोज है वो इस साल पे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर विल बी पेड इन करंट ईयर। ठीक, तो उसकी ट्रीटमेंट फिर क्या होगी, उसकी ट्रीटमेंट जहां लिखी होगी, एक मिनट सॉरी, हाँ ये रहा, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो क्लियर कट लिखा है प्रीवियस ईयर सॉरी पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था, इस साल पे किया, तो कैश तो गया ना, तो यहाँ कैश हम माइनस कर देंगे। अब हो सकता है आपके माइंड में आए कि ये खर्चा तो पिछले साल का था, अब माइनस क्यों किया। पिछले साल का खर्चा था, उसकी ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं आगे, उसके लिए वेट करो थोड़ा, ठीक है। जहाँ ट्रीटमेंट करेंगे उसकी हम, लेकिन वो बाद में डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं उस पॉइंट पे आऊँगा। फिलहाल हमारी बात है पेमेंट दिखाने की। तो पेमेंट तो होगी ना, पेमेंट होगी, तो जो पेमेंट हमने दिखा दी प्रपोज डिविडेंड की प्रीवियस ईयर की। अब जहाँ पे मैं वापस आता हूँ उसी पेज पे दोबारा, ये जो इस साल का करंट ईयर का डिविडेंड है प्रपोज किया हुआ, क्या उसकी पेमेंट इस साल कर देंगे? नहीं, उसकी पेमेंट भी डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होने वाली है उसकी। तो इस साल का प्रपोज डिविडेंड जो है उसकी पेमेंट ही नेक्स्ट ईयर होगी, और हम कैश बेसिस पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब रिकॉर्ड करेंगे इस बार? नहीं, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें कहता है कि आपने प्रपोज डिविडेंड को कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाना है, खर्चा नहीं मानना। वहाँ से एक्यूरल बेस पे तो बात कट हो गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कहता है कि आपने कैश बेस पे ही एंट्री करनी है, कैश गया ही नहीं तो डेफिनेटली पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये डिविडेंड, इस साल के डिविडेंड का कोई असर नहीं होगा हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, क्योंकि उसकी पेमेंट अगले साल होने वाली है, और इस साल उसको कंटीजेंट मानना है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो ये ध्यान रखना, करंट ईयर के डिविडेंड का, प्रपोज डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड अगले साल पे होगा, इस साल उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। हाँ, जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था उसकी पेमेंट हमने जरूर दिखानी है करंट ईयर में। क्लियर? बात समझ आ गई होगी। तो ये प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब एक दूसरी टर्म आती है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम होता है कोई चीज़ एक तरह से टेम्परेरी बेस पे जब हम कोई काम करते हैं, कि जो करंट ईयर है, ठीक है, करंट ईयर हमें पता है कि करंट ईयर का फाइनल काउंट बनेगा, फाइनल काउंट के बाद एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, वो नेक्स्ट ईयर में होगी, और वहाँ पे डिविडेंड जो डिक्लेयर तो यहीं हो जाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर, उसकी अप्रूवल नेक्स्ट ईयर होती है। लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं जिनको पता है कि 100% हमें बहुत बड़ा हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं और हमारे शेयर होल्डर हैं, उन्होंने भी इसको अप्रूव कर ही देना है जो डिविडेंड को। तो मतलब शेयर होल्डर भी तो ये चाहते होते हैं ना कि उनको डिविडेंड मिले, उनको इनकम है इस चीज़ की। तो वो क्या करते हैं कि पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम का मतलब ही ये होता है कि एक तरह का हम टेम्परेरी बेस पे मान लेते हैं कि ये काम होगा और उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड में क्या होगा, उसकी पेमेंट क्या नेक्स्ट ईयर में होगी? नहीं, इसकी पेमेंट भी करंट ईयर में ही होती है।
इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट जो होगी इसी साल हमने मान लिया, डिक्लेयर कर दिया, खाते बनाने से पहले ही, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही कह दिया कि हमें पता है प्रॉफिट आएगा ही आएगा, हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं इंटरिम डिविडेंड के तौर पे और उसकी पेमेंट करते हैं। देखो जो प्रपोज डिविडेंड था उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होती है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट उसी साल हो जाती है। तो उसी साल जब इसकी पेमेंट करेंगे तो कैश बेस पे हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसका मतलब करंट ईयर के डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट करंट ईयर में हम दिखाएंगे। तो ये हम वापस आ जाते हैं उसी पेज पे, ये आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये करंट ईयर के डिविडेंड की ही बात हो रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बात हो प्रपोज डिविडेंड की तो पिछले साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में, मतलब पिछले साल का करंट ईयर में और करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होता है। तो जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, ठीक, उस प्रीवियस ईयर के डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम पेमेंट दिखाएंगे इस साल, और इस साल के इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट इस साल। मेरा कल बात समझ आ गई होगी, व्हाट इज़ प्रपोज डिविडेंड एंड व्हाट इज़ इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरेस्ट की भी हमने चर्चा कर ली कि इंटरेस्ट पे जब करेंगे तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आ गया नेट कैश फ्रॉम और यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो तीनों चीज़ें हमने कर ली। ऊपर हमने किया था नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका ग्रैंड टोटल जहाँ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल, ठीक है, और उसके बाद थर्ड आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहाँ पर इन तीनों का ए, बी और सी, तीन एक्टिविटीज़ हम, देखो जी सी लिखा हुआ है, इसी तरह से ऊपर ए और बी लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों का टोटल कर देंगे। क्लियर? ये ए है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए बी सी तीनों का टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। कैश में आएगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, और इक्विवेलेंट में आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो आमतौर पे माना जाता है कि 3 महीने के अंदर अंदर हम बिना किसी रिस्क लिए, यानी कि इनसिग्निफिकेंट जो रिस्क होगा उसमें, तो उस चीज़ को कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ये करंट ईयर का पता चल गया कि कम हुआ या ज़्यादा हुआ कैश, उसमें हमने ऐड कर दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट साल के शुरू में, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, तो वो क्या आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ एक आइटम बची है जो हम नोट के तौर पे लास्ट में बनाते हैं, उसको अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हमने शुरू में देखा था, बिल्कुल शुरू में, कि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू हो रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें क्लियर कट हमने लिखना है कि सी नोट नंबर 1, और उसको नोट में ही दिखाना है, जहाँ अंदर ही इसको नहीं सॉल्व करने लग जाना, ठीक है। ये रूल है अकाउंटेंसी का, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, रिवाइज किया हुआ, उसमें ये चीज़ इसी तरह लिखने के लिए बोला गया है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे इसको नोट के फॉर्म में, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक, ट्रेडिंग में बाय ग्रॉस प्रॉफिट हम आगे सीधी ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस में ले आते हैं, और उसके बाद हम खर्चे लिखते हैं सारे, ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं जितने भी हैं।
ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे लिख देते हैं। लास्ट में बचता है नेट प्रॉफिट। अब अगर कंपनी की बात आती है ना, देखो सोल प्रोप्राइटर होगा तो इस नेट प्रॉफिट को सीधे ही हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल के अंदर जोड़ देते हैं, मतलब बैलेंस शीट नहीं, कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते हैं, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ जाएगा, और अगर सोल प्रोप्राइटर है तो ये कि मालिक है उसकी कैपिटल में जो जुड़ जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी के केस में हमें बनाना पड़ता है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चीज़ होगी, जो भी जहाँ से बैलेंस आया नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जहाँ ट्रांसफ़र होके जो आ जाएगा बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। सपोज करो जी 1 लाख रुपए आया, ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने। अब इस 1 लाख रुपए में को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये कंपनी में कई चीज़ें होती हैं कि इसको क्या रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाए, क्लियर, और डिविडेंड कितना दिया जाए, और री इन्वेस्ट कितना किया जाए कंपनी अंदर ही, मतलब कितना रिटेन करके रखा जाए। ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखी जाती है। अब ये है एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉफिट का, प्रॉफिट बांट रही हैं, ये खर्चे नहीं है। देखो रिजर्व कोई खर्चा थोड़ी है, प्रॉफिट का एक पार्ट सपोज करो 10% हमने कह दिया कि हमने बाहर निकाल के रखना है, तो 10,000 रुपया रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। अब वो खर्चा नहीं है, लेकिन हमने अलग निकाल के रख लिया वो, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो है ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, all transfer of reserve from the balance of the statement of profit and loss। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें से जितने भी रिजर्व ट्रांसफर किए हुए हैं, ठीक, वो सारे के सारे रिजर्व देखो हमने माइनस कर रखे हैं ना। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो 90,000 बचेगा, 10,000 ये माइनस करके, तो जो बैलेंस शीट में दिया होगा वो दिया होगा जहाँ 90,000 रुपये, वो जहाँ मैं मान लेता हूँ 90,000, जहाँ आ गया 90,000 सपोज। अब हमें चाहिए बिफोर टैक्स वाला, अब इसमें टैक्स भी माइनस किया होगा। जहाँ पहले 1 मिनट हम सारी आइटम्स लिख लेते हैं, ठीक, उसके बाद ही ये बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। इस 90,000 को मैं मिटा देता हूँ एक बार, इसको भी मिटा देता हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें की एडजस्टमेंट करनी होगी, एडजस्टमेंट करनी होगी, एक तो रिजर्व में ट्रांसफ़र की, एक प्रपोज डिविडेंड की जो प्रीवियस ईयर में था, ठीक। तो पिछले साल तो हमने माना था उसको क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो इस साल इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट किया है प्रपोज डिविडेंड का, हमने इस साल उसको माइनस कर दिया। इंटरिम डिविडेंड इस साल वाला इस साल माइनस किया है। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल प्रोविज़न बना लिया टैक्स के लिए, ठीक है। तो ये 3 सारी चीज़ें जहाँ आ जाएंगी। रिजर्व के अलावा हमने प्रपोज डिविडेंड भी लिखा, प्रपोज डिविडेंड कौन सा, प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड लिखा, कौन सा, करंट ईयर का, ठीक है। और इसके अलावा अगर प्रोविज़न बनाया है कुछ फॉर टैक्सेशन, वो भी यहाँ लिख देंगे। हम मान लो 10,000 रुपये का रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, 20,000 रुपया हमने पिछले साल प्रपोज किया था, वो उसकी रिकॉर्डिंग अब की है अप्रूवल मिलने के बाद। 15,000 रुपये इस साल का, हम इस साल का इंटरिम डिविडेंड हमने घोषित कर दिया कि ये आपको दे ही देंगे, ठीक है, पहले ही दे देंगे।
और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन सपोज हमें लगता है कि 25,000 हमारा टैक्स लग जाएगा। अब बचेगा कितना? नेट प्रॉफिट आफ्टर, अब जी आफ्टर टैक्स होगा टोटल 1 लाख, ठीक, 1 लाख। 1 लाख में ये 10, 20 और 10 30, 10 40, 50 और 20 70, तो बचेगा सिर्फ 30,000। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें ये आइटम दी होगी 30,000 और हमें लिखना क्या है? लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमें 30,000 से आफ्टर टैक्स से हमें बिफोर टैक्स पे जाना है 1 लाख पे, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें भी हम वापस इसमें ऐड करेंगे ताकि वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर ये एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ना ये नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट बंटा हुआ है, ये खर्चा नहीं है। इंटरिम डिविडेंड है, चाहे प्रपोज डिविडेंड है, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो ये खर्चा होने वाला है, फिलहाल हुआ तो नहीं ना। और डिविडेंड, प्रपोज और इंटरिम तो इसको तो हम खर्चा मानते ही नहीं। हमने पहले पढ़ रखा है, पिछले +1 आपने की होगी कि एक तो होता है एप्रोप्रिएशन, और एक होता है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन या इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो जस्ट बंटवारा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम कि किस तरह से बांटना है। तो 1 लाख रुपए आया, उसमें हमने कह दिया 10,000 रिजर्व में डाल दो भाई, 20,000 रुपये प्रपोज डिविडेंड भाई पिछले साल वाला ये दे दो, 15,000 रुपये इस बार एडवांस ही इंटरिम डिविडेंड दे दो, और 25,000 अलग से रख लो, हमें टैक्स लगने वाला है। तो उसके बाद जो बचा वो 30,000 बचा। लेकिन असल में हमने प्रॉफिट तो 1 लाख कमाया ना, नेट प्रॉफिट ये 1 लाख ही है, क्योंकि ये सारी की सारी आइटम्स ये चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अगर ये चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होती तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाती ही बजाय एप्रोप्रिएशन के। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट चार्जेस नहीं होते, यानी कि ये चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये असल मायने में खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, लेकिन ये खर्चे है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रॉफिट बांटा हुआ है, ये खर्चा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें चाहिए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है ही सही मायने में ये, ठीक है, ये प्रॉफिट है ही नहीं, 30,000 प्रॉफिट नहीं है, ये तो हमने बांट लिया। और बांटने के बाद तो हो सकता है 0 बच जाए, जहाँ कुछ भी ना बचे, वो एक अलग चीज़ है। तो प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, हमने इस प्रॉफिट पे जाना है, जहाँ से पहुँचते पहुँचते हम क्या करेंगे, इसमें ये 25,000 प्लस कर देंगे, इसमें ये 15,000 भी प्लस कर देंगे, इसमें फिर ये 20,000 भी प्लस कर देंगे, ठीक है, और ये 10,000 भी प्लस कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें प्लस करेंगे तो वो असल में ये प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कि ये प्रॉफिट है कितना। क्लियर? तो हम क्या करने वाले हैं, इस सारी चीज़ को प्लस किया, जितना रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था वो प्लस कर दिया, जितना प्रपोज डिविडेंड था वो भी प्लस कर दिया, जितना इंटरिम डिविडेंड था वो भी प्लस कर दिया, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का और इंटरिम इस साल का, और जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन था वो भी प्लस कर दिया। लेकिन अगर फॉर रिफंड फॉर टैक्स है, अगर कोई टैक्स का रिफंड आया है तो उसको हम इस साइड लिखते हैं, ठीक है, टैक्स रिफंड। सपोज करो वो 10,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये टोटल 1,10,000 हो गया होगा, यहाँ 40,000 बच गया होगा, 10,000 बढ़ गया ना जी। अब हमें तो इस 40,000 से मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है इस 1 लाख से। तो हम क्या करेंगे, इस सारी चीज़ को जब जोड़ेंगे तो 1,10,000 हो गया, असल में तो ये 1 लाख होना चाहिए।
तो ये चीज़ें जोड़ी हैं, तो ये जो टैक्स रिफंड है उसको हम माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो टैक्स रिफंड को हम कर दिया माइनस, रिफंड ऑफ टैक्स, इसको लेस किया, बाकी चीज़ों को ऐड किया, ठीक है। जितनी भी चीज़ें साइड, खर्चों वाली साइड, खर्चे नहीं है, खर्चों वाली साइड बोल रहा हूँ, उसको हमने किया ऐड, ठीक है। जो आई इनकम उसको हमने कर दिया लेस, तो जो बचेगा अब वो होगा नेट प्रॉफिट, है वो नेट प्रॉफिट, और बिफोर टैक्स है, टैक्स पे नहीं किया। देखो टैक्स अब हो सकता है आपको अब सोच रहे हो कि जी टैक्स तो फिर पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स से तो कैश गया ना, तो पेमेंट तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं दिखा रहे तो कहाँ दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखो ऊपर आ जाओ, बिल्कुल लास्ट आइटम टैक्स की ही आएगी, इसको मैं साफ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड रिसीव्ड, ठीक है। रिफंड के बाद जितना पे किया है उसको जहां माइनस करेंगे, लेकिन एक बार जोड़ना है उसको। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमें बिफोर टैक्स चाहिए, ठीक है। बिफोर टैक्स के लिए तो फिर जोड़ना ही पड़ेगा। जो टैक्स हमने क्या किया, वापस ऐड कर दिया, जो भी प्रोविजन होगा टैक्स का वो हम एक बार ऐड करेंगे प्रोविजन को, और जितना पेमेंट की एक्चुअल पेमेंट वो हम माइनस कर देंगे। और जहाँ ये भी हो सकता है कि एक्चुअल पेमेंट कम ज़्यादा हो, प्रोविज़न कम उससे कम या ज़्यादा बनाया हो। सपोज करो प्रोविज़न हमने बना लिया 25,000 का, ठीक है, प्रोविज़न बना लिया 25,000 का, तो 25,000 प्रॉफिट में से तो माइनस कर दिया, और टैक्स हमने पे किया सिर्फ 20,000 का, ठीक है। टैक्स हमने पे किया 20,000 का, तो हम क्या करेंगे, इस 20,000 रुपये को तो जहाँ दिखाएंगे माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो माइनस हो जाएगा। लेकिन ये 25,000 को हम ऐड करेंगे ऑपरेशन में, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए जहाँ हम 25 ऐड कर देंगे। क्लियर? मेरा कल बात समझ आ गई होगी। तो ये हमारा जो बेसिक था, बेसिक स्ट्रक्चर, लेक्चर आज बहुत लंबा हो गया है आज का, तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने इंटरेस्ट से सुना होगा तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगा हुआ। तो अगर आप इस चीज़ को समझ के करेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, तो ये बहुत चीज़ें आपको बहुत आसान लगने वाली हैं। हमने करना क्या है, टोटल एक्टिविटीज़ को ये देखना है कि वो ऑपरेटिंग है, या वो फाइनेंसिंग है, या फिर वो इन्वेस्टिंग है, ठीक है। उस चीज़ की पहचान करके उसमें प्लस माइनस करते करते उस चीज़ पे पहुंच जाना है। लास्ट में तीनों एक्टिविटी का जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे, और वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया है बेसिक स्ट्रक्चर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होता है, किस तरह से ये बनता है। अब हम कल से इसकी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन कल से हमारे शुरू हो जाएंगे। पहले हम थोड़ी थ्योरी कर लेंगे इस चीज़ की, ठीक है। थ्योरी पहले इसलिए नहीं की मैंने, क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ नहीं है तो अकेली थ्योरी बोरिंग होती है, समझ नहीं आती। अब आपने पहले ये स्ट्रक्चर समझ लिया कि ये किस तरह से बनाया जाता है, अब थ्योरी भी पढ़ेंगे तो वो इंटरेस्ट आएगा, समझ आएगी सारी। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, और A to Z जितने भी इलस्ट्रेशन बुक में दिए हुए हैं, DK गोयल साहब की बुक है ये, ठीक है, +2 की बहुत ही फेमस बुक है अकाउंटेंसी की। तो इसके सारे इलस्ट्रेशन हम करने वाले हैं। मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाता रहूँगा, और आप घर पे आराम से अनसोल्व्ड क्वेश्चन करते रहिए, और मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये सब सीखने वाले हैं। और अगर आपको ये चीज़ मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।